गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू न्यू गुरुकुल। आज हम यहाँ बात करेंगे करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर जो है 5 अगस्त 2023 तक का है। तो आज इस करंट में हम सबसे पहले जो कल का वीडियो था उसमें जो मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे उससे पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कल के कुछ सवाल थे उनको एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। पहला था कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सेकंड था भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक IIM के लिए विजिटर के रूप में किस व्यक्तित्व का प्रस्ताव करता है, तो इसके लिए राष्ट्रपति, और हमारे जो देश की राष्ट्रपति उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। उसके बाद थर्ड था माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गुजरात होगा। और ये जो क्या था, माइक्रोन एक क्या है, कंपनी है। माइक्रोन एक कंपनी है जो भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने जा रही है और यह गुजरात स्टेट में स्टैब्लिश होगा। फोर्थ था भारतीय कंपनियों को किस संस्था के माध्यम से विदेशी मुद्रा पर सूचीबद्ध होने की अनुमति दी गई है। जो भारतीय कंपनियां हैं उनको जो विदेशी मुद्रा है वहाँ पे लिस्टेड होने के लिए किस संस्था के माध्यम से अनुमति दी गई है, तो इसके लिए होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFS, इसको बोलेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। उसके बाद फिफ्थ था हाल ही में निम्नलिखित में से किसने दोहा डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की भाला क्षेत्र स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। कमेंट करके बताइएगा इन्होंने कितना लॉन्ग थ्रो किया था। फिर था बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोन मोचा नाम का चक्रवाती तूफान किसने दिया था, कहाँ पे, मोचा नाम का एक साइक्लोन आया था बंगाल की खाड़ी के ऊपर, तो इसका नाम किसने दिया था, इसका नाम जो है एमन ने दिया था। और आप लोग बताइए कि जो मोचा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोचा कहाँ पे स्थित है, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद था कहाँ बनेगा बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक, तो बिहार का एक शहर है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बिहार का सबसे बड़ा आपका ये ब्लड बैंक स्टैब्लिश होगा और ये रेड क्रॉस के सहायता से बन रहा है। उसके बाद फिर NHAI द्वारा लॉन्च किए गए राजमार्ग यात्रा ऐप का उद्देश्य क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान, मतलब एक सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड एक प्लेटफॉर्म देना जहां से उसको अपने फास्टैग या फिर रोड पे चल रहा है तो रोड पे कोई प्रॉब्लम है तो उसके जियो टैगिंग के थ्रू कंप्लेन करना, कंप्लेन की ट्रैकिंग करना, तो ये सब चीज़ें आपको ये राजमार्ग यात्रा ऐप पे मिल जाएंगी और ये एक ड्राइवर के लिए क्या होगा, एक बहुत बेहतर साबित होगा। नेक्स्ट है विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 28 जुलाई। 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और ये मनाया जाता है इसलिए ताकि जो लिवर से रिलेटेड जो बीमारियां उनसे जागरूकता फैलाई जा सके। फिर अगस्त 2023 में किसने भारतीय मूल के सिंगापुर वासी मनोनीत सदस्यों के रूप में संसद में पहुंचेंगे, कितने मनोनीत सदस्यों के रूप में संसद में पहुंचेंगे, यहाँ पे भारतीय मूल के सिंगापुर वासी मनोनीत सदस्यों के रूप में संसद में पहुंचेंगे। तो टोटल कितने हैं, 3 हैं, टोटल 3 हैं। इनका नाम है, एक का नाम है पारेख निमिल रजनीकांत, चंद्रदास उषा रानी और राज जोशुआ थॉमस, ठीक है। टोटल इसमें 3 हैं, जिसमें से एक जो है उसका कार्यकाल दूसरी बार है, बाकी जो 8 हैं वो पहली बार यहाँ पे मनोनीत किए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अब आज के क्वेश्चन पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग स्कैनर लॉन्च किया, यानी कि यहाँ पे MRI की बात की जा रही है कि जो MRI मशीन है, भारत की पहली MRI मशीन किसने लॉन्च किया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जितेंद्र सिंह। क्या होगा, जितेंद्र सिंह। अब बात करते हैं कि जितेंद्र सिंह कौन है, तो ये जितेंद्र सिंह जो है ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन्होंने इसको कहाँ से लॉन्च किया, इन्होंने इसको लॉन्च किया है दिल्ली से, और ये जो है एक अपने आप की पहली मशीन है जो भारत इसको लॉन्च कर रहा है। इसकी सहायता से क्या होगा, इसकी सहायता से जो बॉडी स्कैनिंग होती है वो काफ़ी इजी हो जाएगी। अब देखिए ये क्या होता है, जो MRI मशीन होती है इसमें क्या होता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसमें क्या निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं। तो ये हाई मैग्नेटिक फील्ड और वेव्स के थ्रू क्या होता है, बॉडी का जो इनसाइड पार्ट्स होता है उसको कैप्चर किया जाता है, जिससे फिर डायग्नोस करने में काफ़ी ईजी होता है। तो देखिए ये किसके लिए एक ये जो लॉन्चिंग हुई है, ये जो है एक अचीवमेंट है, किसके लिए है, तो एक हो जाएगा हमारा नेशनल बायोफार्मा मिशन। उसके बाद फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी
इंडस्ट्री रिसर्च, इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, असिस्टेंस काउंसिल एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ अदर फैक्ट्स की बात करें। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि हमारी मशीन है, यहाँ पे क्या एक बेड बना हुआ है, ये बेड है, और इसी बेड पे क्या होता है, पेशेंट को लेटाया जाता है और उसके बाद उसको, देखो यहाँ पे सर इधर होता है, मैंने उल्टा कर दिया, ऐसे समझ लो, यहाँ पे सर होगा, इधर पैर, ठीक है, और उसके बाद ये जो बेड होता है ये पूरा अंदर जाता है इसके, उसके बाद फिर क्या होता है, स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग कैसे होती है, इसमें हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है और वेव्स निकलती हैं, तो उसके थ्रू जो है बॉडी का जो इनसाइड पार्ट होता है उसका इमेज यहाँ पे कैप्चर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बात किया कि दिल्ली कहाँ से लॉन्च किया, दिल्ली से लॉन्च किया। तो जब दिल्ली से लॉन्च किया तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दिल्ली है वहाँ के सीएम कौन है। तो जो दिल्ली है, दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल, और यहाँ के एलजी कौन है, तो जो दिल्ली के एलजी हैं उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। क्या नाम है, विनय कुमार सक्सेना। ठीक, तो यह आपको यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब देखिए आपको कमेंट करना है कि जो अमित शाह हैं इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, नितिन गडकरी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, और पीयूष गोयल के पास कौन सी मिनिस्ट्री है। आप आज कमेंट करके बताइए। अगर आप आज कमेंट करते हैं तो कल जब हम पिन करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि आपका जो आंसर था वो सही था कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके विश्लेषण की बात करते हैं। तो केंद्रीय राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफ़ायती अगली पीढ़ी के MRI स्कैनर लॉन्च किया। तो ये अगली पीढ़ी के लिए क्या है, एक MRI स्कैनर है, और एक प्रकार का स्कैनर है जो शरीर के अंदर जो विस्तृत छाया उत्पन्न करने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, मैंने बताया कि ना ये हाई मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें जो है रेडियो वेव्स निकलती हैं, रेडियो वेव्स निकलती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, बॉडी का जो इनसाइड पार्ट होता है, बॉडी का जो इनसाइड पार्ट होता है उसको कैप्चर किया जाता है। यह राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के लिए उपलब्धि है। देखिए किस किस ने मिलकर इसको किया है, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, जैव प्रौद्योगिकी उपयोग अनुसंधान सहायता परिषद और जैव प्रौद्योगिकी विभाग। तो 3 लोगों ने इसको मिलकर क्या किया है, लॉन्च किया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कौन है, ये हैं जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है भारत के किस मंत्रालय ने NAPDDR लॉन्च किया है। क्या NAPDDR लॉन्च किया। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो NAPDD है तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो उसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, ऐसा समझिए, इसमें एक वर्ड यूज़ है रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब किसी चीज़ में कमी करने की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पे NAPDDR जो है ये भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, कि जो NAPDDR जो लॉन्च किया गया इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। तो देखिए इसका जो लॉन्च करने का एम क्या है, वो क्या है, ड्रग की सप्लाई को क्या करना है, रोकना है, और एक अवेयरनेस फैलाना है लोगों में कि और ये अवेयरनेस कहाँ फैलाई जाएगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में और स्कूल में, और भी जो आइडेंटिफाइड डेवलपिंग जो पॉपुलेशन है वहाँ पे इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है तो इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो कौन है। तो इसके जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अब देखिए किसी भी मिनिस्ट्री में तीन तरह के मिनिस्टर होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार। तो देखिए यहाँ पे एक तो यूनियन मिनिस्टर होगी, बाकी 3 और हैं। एक का नाम है अठावले रामदास, उसके बाद हैं ए नारायण स्वामी, और 4th हैं KM प्रतिमा भौमिक।
ठीक है। तो ये जो तीनों लोग हैं ये हैं स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, ठीक है। तो देखिए कुछ इसकी बात कर लेते हैं इसके विश्लेषण पे। तो ये किसने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। उसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनता तक पहुंचना, मादक द्रव्यों के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना और जो आश्रित आबादी है वहां तक पहुंचना और उनकी पहचान करना, अस्पतालों में परामर्श और उपचार सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम। तो ये स्कूल, कॉलेज, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना है और बस, ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है। जो ड्रग्स होती हैं उनसे जो समस्याएं हैं उनके बारे में लोगों को जागरूकता देना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में थुरैया अल हाशमी को बोर्ड सदस्य के रूप में किसने चुना है? बोर्ड सदस्य के रूप में किसने चुना है? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो IMF, बी है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी है वर्ल्ड बैंक और डी है यूनिसेफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिक्स का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, VRICS। तो इसके जो ये पांचों कंट्रीज़ हैं इन्होंने मिलकर क्या बनाया है? एक बैंक बनाया जिसका नाम दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इसके बोर्ड सदस्य के रूप में इन्होंने थुरैया अल हाशमी को चुना हुआ है, इलेक्ट किया है। तो देखिए अब चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं थुरैया अल हाशमी कौन है। तो ये जो थुरैया अल हाशमी हैं ये हैं डायरेक्टर, किसकी डायरेक्टर थी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ UAE। तो ये कहाँ के रहने वाली हैं? सबसे पहले तो जो थुरैया अल हाशमी है ये UAE के रहने वाली हैं और वहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में ये क्या थी? डायरेक्टर थी। और इनको जो है एलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी डायरेक्टर एट ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इनको जो है एज अ बोर्ड मेंबर एलेक्ट किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो किसका है? वो ब्रिक्स का है। और इसको ये जो इसमें 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो ये लोगों ने मिलकर एक बैंक बनाया जिसका नाम दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और ये जो अपने आप की क्या है? अपने आप की ये जो फर्स्ट लेडी हैं, यहाँ पे ये संयुक्त अरब अमीरात है ना, तो अगर हम ऐसा बात करें तो इसको ये अमीराती टाइप की जो फर्स्ट लेडी हैं और अरब की फर्स्ट लेडी हैं जिन्हें जो है ये डायरेक्टर की पोजीशन से चुना गया, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के वित्त मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंध और संगठन विभाग के निर्देशक थुरैया हामिद अल हाशमी को ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में निदेशक मंडल के सदस्य और एक निर्वाचन क्षेत्र निदेशक के रूप में चुना गया है। बहुपक्षीय बैठक में अपनी नियुक्ति के साथ वह निदेशक का पद संभालने वाली पहली अमीराती और अरब महिला बन गई हैं। तो देखिए इनको न्यू डेवलपमेंट में सबसे पहले देखिए ये हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में इनको क्या किया गया है? एक जो निदेशक मंडल उसमें इनको एज अ मेंबर इलेक्ट किया गया है और एक निर्वाचन क्षेत्र का इनको बनाया गया है डायरेक्टर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक लिखा हुआ वैश्विक स्तर पर विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों में UAE के वित्तीय हितों में योगदान देंगी। अब देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स की, ठीक है, कि आखिर में ब्रिक्स है क्या। तो जो ब्रिक्स है इसका ये हर कंट्री का फर्स्ट लेटर लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए V से ब्राज़ील, R से रसिया, I टू इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो देखिए यहाँ पे ये रहा ब्राज़ील, ये इधर यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ये अपना इंडिया, इधर ये चाइना और यहाँ पे ये रसिया। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं।
तो देखिए यहाँ पे एक बता देते हैं आपको जानकारी के लिए कि जो ब्रिक्स है यहाँ पे इंडिया को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लीड करते हैं। जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम लूला डा सिल्वा। रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। इंडिया में जो है पीएम जो होते हैं वो लीड करते हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी होंगे। चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं किरिल रामाफोसा। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको मिल गया कि ब्राज़ील का प्रेसिडेंट कौन है, लूला डा सिल्वा। रसिया के व्लादिमीर पुतिन। इंडिया के पीएम है नरेंद्र मोदी। चाइना के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग एंड साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है किरिल रामाफोसा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो पहले इसमें जो है 4 ही कंट्री थी, BRIC। जो ये साउथ अफ्रीका आया है, ये आया है 2010 में। साउथ अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स में ऐड किया गया। देखिए ब्रिक्स का मैप दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है। हाँ, अब हम बात करते हैं इसके जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन ईयर है, ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन ईयर है ये 2006 में किया गया था, यानी कि 16 साल पहले। और इसकी जो फर्स्ट समिट हुई थी, फर्स्ट समिट जो हुई थी ये हुई थी 16 जून 2009 में। ठीक है, 16 जून 2009 में। और ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी एकैटरीन, आगे इसमें बर्ग है, एकैटरीनबर्ग। ठीक है, तो अब देखिए इसके जो फंडिंग मेंबर हैं, जो ब्रिक्स है इसके जो फंडिंग मेंबर्स होंगे, ये जो इसके स्टेट्स हैं वही हैं, मतलब कि यहाँ पे जो कंट्रीज़ 5 कंट्रीज़ हैं वही इसकी फंडिंग करती हैं। इसकी हम 13वीं समिट की बात करें, जो 13वीं समिट थी ये हुई थी 9 सितंबर 2021 में, और इंडिया से इसको संबोधित किया था नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, 14th की बात करें तो जो 14th समिट हुई थी ये हुई थी 2022 में, और इसको जो है चाइना ने ऑर्गेनाइज़ किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और इसको लीड किया था किसने, शी जिनपिंग। जो 15th समिट होगी ये होगी अगस्त में, अब होने वाली है अगस्त 2023 में, और ये साउथ अफ्रीका इसको ऑर्गेनाइज़ करेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो मैंने बताया था कि इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन हैं, इसके जो मेंबर्स हैं वो यही 5 स्टेट्स हैं। 5 स्टेट्स कौन कौन से, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इसके जो शेयर होल्डर्स हैं सबके जो शेयर्स हैं वो सेम हैं, सेम शेयर हैं सब। इसमें जो है 20% का मालिकाना हक रखते हैं। इसका जो फॉर्मेशन ईयर था, फॉर्मेशन ईयर में आपका ये आ जाएगा जुलाई 2014 में क्या हुआ, ट्रीटी साइन की गई, और ये जो ट्रीटी थी ये जुलाई 2015 में फोर्स में आ गई। ठीक है, मतलब कि वर्किंग में आ गई। और इसकी जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी इंग्लिश है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका लोगो है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है डिल्मा राउसेफ। ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं जो हम यहाँ पे जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेट करके हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं इनके बीच में कुछ मिलिट्री जो एक्सरसाइज होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक है नवल एक्सरसाइज, इसका नाम है IB समर। इसमें जो है इंडिया,
ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका की जो नेवी है वो ज्वाइंट एक्सरसाइज करती है। और इसका जो 7th एडिशन था, 7th एडिशन 10 से 12 अक्टूबर 2022 को हुआ था। और INS इसमें तरकस यूज़ किया गया था, INS तरकस यूज़ किया गया था और ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। ये जो है साउथ अफ्रीका में यूज़ किया गया था। अब देखिए यहाँ पे एक इंडिया प्लस रसिया का जो होता है एक्सरसाइज, इंडिया प्लस रसिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा नाम है इसका, इंदिरा। और ये स्टार्ट हुई थी 2003 से। अभी इसकी जो रिसेंट में हुई थी 4 अगस्त ऑफ 2021 वोल्गो ग्रैड रसिया में। ठीक, एक आता हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, तो इसमें चाइना प्लस इंडिया की एक्सरसाइज होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास शामिल किया गया है? यहाँ पे बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास शामिल किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है बिमल जालान, रस्किन बॉन्ड, चेतना मारू, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चेतना मारू। चेतना मारू का जो पहला नॉवेल है उसका नाम है वेस्टर्न लेन। क्या नाम है उसका? नाम है वेस्टर्न लेन। और इस वेस्टर्न लेन को बुकर लिस्ट में शामिल किया गया है। ये जो हैं ये इंडियन ओरिजिन ऑथर हैं, जो चेतना मारू हैं ये इंडियन ओरिजिन ऑथर हैं। ठीक है, और ये बेस्ड ऑन लंदन। अब कहाँ पे की हैं ये लंदन में जो है रहती हैं और इंडियन ओरिजिन ऑथर हैं। ठीक, 2023 का इनको बुकर प्राइज़ की जो लॉन्ग लिस्ट में है इसको लिस्ट किया गया है। और इनका जो नॉवेल है उसका नाम है वेस्टर्न लेन। ठीक, और ये जो इनका नॉवेल है वेस्टर्न लेन ये ब्रिटिश गुजराती बेस्ड है। और इसमें एक स्पोर्ट्स के बारे में, इसको बोलते हैं स्क्वैश से रिलेटेड है। और इस पूरे लिस्ट में 13 बुक लिस्टेड हैं। ये जो 2023 की लिस्ट है उसमें 13 बुक लिस्टेड हैं। और इसके जो वेरियस ऑथर्स हैं, ये जो आयरलैंड के ऑथर्स हैं, जो है आयरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, उसके बाद USA हो गया, UK हो गया। तो यहाँ के जो है 13 बुक को जो है लिस्टेड किया गया है। तो फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चेतना मारू। चेतना मारू का जो उपन्यास है उसका नाम है वेस्टर्न लेन। ये जो बेस्ड है एक ब्रिटिश गुजराती फैमिली पर बेस है। और इसमें एक स्पोर्ट का जिक्र किया गया है जिसका नाम है स्क्वैश। तो इसमें जो इसका स्किल को दिखाया गया है, स्क्वैश स्किल को दिखाया गया है। और ये काफ़ी जो है लोकप्रिय रहा है। वहाँ पे जो जजेस हैं तो वो जो है उनके बीच में काफ़ी ये लोकप्रिय रहा है। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं कि जो ये बुकर प्राइज़ है वो क्या होता है। तो जो बुकर प्राइज़ है ये अवार्ड देती है बेस्ट नॉवेल ऑफ द ईयर के लिए, बेस्ट नॉवेल ऑफ द ईयर के लिए देती है। और इसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? इसकी लैंग्वेज होनी चाहिए इंग्लिश। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? इसकी लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। और ये जो इसका लोकेशन है या कह सकते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गिल्डहॉल, लंदन, UK। ठीक है, इसके जो फर्स्ट विनर रहे हैं, फर्स्ट विनर इनका नाम था PH न्यूबाई। इनको मिला था 1969 में। इन्होंने लिखा था समथिंग आंसर। इनका एक नॉवेल था
समथिंग आंसर, नोबेल का नाम था समथिंग आंसर, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया कि बुकर पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका लोकेशन हो गया, ये अवार्ड बेस्ट नोबेल के लिए लिया जाता है, यानी ईयर ऑफ द बेस्ट नोबेल ऑफ द ईयर, और इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। आखिर में इसको देता कौन है भाई, कोई ना कोई तो इसका ऑर्गेनाइज़र होगा। तो इसका जो ये कह सकते हैं होस्ट है, या इसको लिख सकते हैं ऐसे प्रेजेंटेड बाई बुकर MC कॉर्नेल लिमिटेड, इसके द्वारा दिया जाता है। अब जिसको रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड में उसको मिलता है 50,000 पाउंड। कितना मिलता है? 50,000, ये ऐसे पाउंड का ऐसे होता है ना निशान, 50,000 पाउंड दिया जाता है, ठीक। थोड़ा सा और इसके डिटेल में चलते हैं हम, थोड़ा सा इसके और डिटेल में जब चलेंगे तो 1971 में VS नाइपॉल को फर्स्ट इंडियन ये फर्स्ट VS नाइपॉल जो थे, ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ऑथर थे, जिनको नोवेल के लिए प्राइज़ दिया गया था। और इनका जो नोवेल था उसका नाम था इन अ फ्री स्टेट, ठीक है, इन अ फ्री स्टेट। उसके बाद फिर आते हैं 1997 में इनका नाम था अरुंधति रॉय। इनको जो है प्राइज़ दिया गया था, बुकर प्राइज़। ये जो है फर्स्ट इंडियन थी, यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये फर्स्ट इंडियन थी। ये क्या थे? फर्स्ट इंडियन ओरिजिन थे, और ये फर्स्ट इंडियन कब इनको दिया? 1997 में। नाम था अरुंधति रॉय, और इनका जो नॉवेल था, नॉवेल का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे बुकर प्राइज़ के बारे में मैंने बता ही दिया कि जो बुकर प्राइज़ है ये बेस्ट नॉवेल ऑफ द ईयर्स के लिए जाता है। लैंग्वेज होनी चाहिए इंग्लिश। इसमें जो प्राइज़ होता है 50,000 पाउंड दिया जाता है, ठीक है। और इस प्रेजेंटेड बाई बुकर MC कॉर्नेल लिमिटेड। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ने सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में किस ने सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है NTPC और गेल, दूसरा ऑप्शन है NHPC और अलिम्को, तीसरा ऑप्शन है सेल और वेल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NHPC एंड अलिम्को। क्या होगा? NHPC एंड अलिम्को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो NHPC है इसका फुल फॉर्म क्या है। NHPC का फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। दूसरा है अलिम्को। तो अलिम्को का फुल फॉर्म है यहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने एक MOU साइन किया है। ये क्या करेंगे?
प्रोवाइड करेंगे एड्स और असिस्टिव जो डिवाइस होती है उसको, जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन होते हैं उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है इसको MOU साइन करने के लिए CSR सपोर्ट देना, CSR सपोर्ट टू PH, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकेप्ड्स हैं उनको दिया जाएगा। और ये इसमें जो है 1000 जो PH हैं उनको दिया जाएगा कहाँ पे, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, जो इंडिया का नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जहाँ पे NHPC कार्यरत हैं। ठीक है, अब देखिए NHPC की बात करें, जो NHPC है इसका जो फॉर्मेशन ईयर है, NHPC का फॉर्मेशन ईयर जो है 1975। इसके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर का नाम है श्री उत्तम लाल। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है आपका फरीदाबाद, हरियाणा। और इसके जो MD एंड चेयरमैन हैं, MD और चेयरमैन जो हैं उनका नाम है राजीव कुमार विश्नोई। यहाँ पे फॉर्मेशन 1975, डायरेक्टर हैं श्री उत्तम लाल और हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा में। MD और चेयरमैन है राजीव कुमार विश्नोई। ठीक, NTPC की बात कर लेते हैं। तो NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन ईयर है सेम रहेगा, फॉर्मेशन ईयर 1975, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। MD चेयरमैन जो है इसके, MD एंड चेयरमैन सेम ही पर्सन है, इनका नाम है गुरदीप सिंह। ठीक है, और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी जो कंपनी है वो THDC इंडिया लिमिटेड और एक है NSPCL। इसकी जो मिनिस्ट्री या फिर इसका जो ऑनर है, NTPC के जो ऑनर हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये PSUs हैं। तो ये हो गया आपका। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो THDC है इसका फुल फॉर्म क्या है और NSPCL का फुल फॉर्म क्या है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अलिम्को है। ठीक है, यहाँ पे अलिम्को है, तो अलिम्को का आपको बताना है कमेंट करके फॉर्मेशन ईयर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसके CEO या CEO MD या फिर डायरेक्टर जो भी होगा इसको कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय वयोश्री योजना लागू करता है। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय वयोश्री योजना लागू करता है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और इसको लॉन्च किया गया राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2023, यहाँ पे 2023 लिख लीजिएगा। किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिएगा कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसमें किया क्या जाएगा। तो इसमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं
सिटीजन्स सफ़र कर रहे हैं किससे, मतलब पीड़ित हैं एनी एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ से, तो उनको यहाँ पे दिया जाएगा लिविंग डिवाइस, यानी कि जैसे ये इस टाइप के जो ये चलने वाला होता है ना, एक पकड़ के, या यहाँ पे हेयर बैंड है, ये व्हील चेयर है, तो ये सब चीज़ें इनको दी जाएंगी। ये जो स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी सबसे पहले, ये स्कीम लॉन्च की गई थी 1/4/2017 को, यही करने के लिए कि जो ज़्यादा एज वाले हैं जिनको चलने फिरने में प्रॉब्लम है तो उनको ये सब डिवाइसेस प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके लिए एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया था कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसको रिवाइज़ किया गया, इस स्कीम को रिवाइज़ किया गया 2020-21 में, जिसकी यहाँ पे मंथली इनकम लेस देन 15,000 से कम जिसकी मंथली इनकम होगी उसको दिया जाएगा। अब देखिए इसके अंडर में क्या होंगे, इंडिया के ऑल डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे, ऑल डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे। और इसका जो इम्प्लीमेंट होगा वो, या क्या इसका 2 स्टेप्स में होगा। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है इसको 2 स्टेप में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक होगा कैंप असेसमेंट, जो फर्स्ट होगा यहाँ पे लगाया जाएगा कैंप। तो कैंप में क्या होगा, कैंप में एक वेरिफिकेशन होगा अलिम्को द्वारा वेरीफाई होगा या वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड स्टेप आएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगेगा और इस डिस्ट्रीब्यूशन कैंप में उनको प्रोवाइड किया जाएगा जो यहाँ से वेरीफाइड होंगे। तो इस तरह ये जो है कवर होगा। अब देखिए नेक्स्ट है 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, चौथा ऑप्शन है वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा चेन्नई। कहाँ पे, चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका नाम है पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियन, और इसको एक नाम से और जाना जाता है हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। और ये जो है 3 से 12 अगस्त में चेन्नई में ऑर्गेनाइज होगी। इसमें टोटल 6 टीम है। इसका जो वेन्यू का नाम है मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम। टीम कौन कौन सी है इसमें, टीम इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, जापान है, साउथ कोरिया एंड मलेशिया, ठीक है। तो ये आप हो गया आपका। आगे चलते हैं। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए डीजीसीए ने कितने दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठनों को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है 53, ऑप्शन बी है 63, ऑप्शन सी है 73, ऑप्शन डी है 83। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 63, कि डीजीसीए ने 63 पायलट प्रशिक्षण संगठनों को मंजूरी दे दी है ड्रोन ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे हम डीजीसीए की बात कर लेते हैं कि डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीजीसीए का फुल फॉर्म होगा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और ये क्या है, ये एक स्टेटोरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। इसका काम क्या होता है, रेगुलेट करना जो सिविल एविएशंस हैं, सिविल एविएशंस को रेगुलेट करना,
क्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020। डीजीसीए का काम एक और होता है। डीजीसीए का काम जो होता है इन्वेस्टिगेट करना होता है। इन्वेस्टिगेट, आपने मूवी देखा होगा अगर रनवे 34, तो वहाँ पे डीजीसीए का जो वर्किंग कल्चर वो दिखाया गया है। तो डीजीसीए का काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना। जो एविएशन एक्सीडेंट होते हैं, जो जहाज़ें वगैरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, तो यहाँ पे एविएशन एक्सीडेंट और अदर जो नॉर्म्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसके जो मिनिस्टर हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो डीजीसीए है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और उसके मिनिस्टर कौन हैं। और इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर कौन है? अब आपने फ़ोटो देख लिया तो आपको याद ही आ गया होगा इसके मिनिस्टर कौन है। तो चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है ग्राम्य विकास मंत्रालय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसका लॉन्चिंग पर्पज़ क्या है? कोचिंग प्रोवाइड करना। कोचिंग प्रोवाइड करना। जो 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं, उनको कोचिंग प्रोवाइड करना। तो इसमें सिख हो जाएंगे आपके, सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, पारसी और आपके ये क्रिश्चियन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अल्पसंख्यक के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है स्मृति ईरानी। होम अफेयर्स के हैं अमित शाह। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यहाँ पर आपके हो जाएंगे ये धर्मेंद्र प्रधान। और ग्राम्य विकास के हो जाएंगे आपके ये गिरिराज सिंह। ठीक है, क्या होंगे? गिरिराज सिंह। ठीक, तो मैंने बताया कि ये इनका जो मेन एम है वो फ्री कोचिंग देना है 6 अल्पसंख्यक समुदाय, इसमें सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध और पारसी, टू क्रैक टेक्निकल और प्रोफेशनल कैरियर्स। ठीक है, जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कैरियर्स हैं उनके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए उनको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में जो एबीसी ग्रुप हैं, ये एबीसी ग्रुप जो है सेंटर की या स्टेट गवर्नमेंट की या फिर पीएसयू या बैंक, रेलवे, तो इन सब की एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए इनको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो कोचिंग होगी फ्री कोचिंग होगी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, और आज का आखिरी सवाल है। यहाँ पे थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो टोटल इसमें चिन्हित किया गया है 1,19,233 बच्चों को, ये कैसे हैं? माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसमें से 12,155 जो है कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से ही हैं। अगर हम 2019-20 की बात करें तो इसमें 95, 80, 2020-21 की बात करें तो 5300, और 2020-21 या 21-22 की बात करें तो यहाँ पे 50-90 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनएमडीसी के नए लोगों का अनावरण। एनएमडीसी के नए लोगों का अनावरण किसने किया? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है एस जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे देखिए द्रौपदी मुर्मू क्या हैं? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ज्योतिरादित्य अभी मैंने बताया ना, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। इनके पास और भी कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं। नरेंद्र मोदी पीएम, एस जयशंकर प्रसाद क्या हैं? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इन्होंने क्या किया है? एनएमडीसी के नए लोगों का अनावरण किया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एनएमडीसी के नए लोगों का अनावरण किया है। केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में एनएमडीसी के नए लोगों का अनावरण किया है।
अब देखिए यहाँ पे ये जो NMDC है, मंत्री ने NMDC को उनके गतिशील नए लोगों के लिए बधाई दी। कहा कि लोगों का अनावरण किसी भी संगठन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो उसके मूल्यों और लक्ष्यों का प्रतीक होता है। बात तो सही कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो लोगो होता है, लोगों से ही उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है वो पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए ये अपना जो आपका चैनल है न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो यहाँ पे देखिए ये लोगो बना हुआ है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे है ये, ठीक है। तो आप लोगो देख के ही बता सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मेन एम क्या है। तो NMDC का नया लोगो क्या दर्शाता है, कैसे भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन एक टिकाऊ और हरित वातावरण में वैश्विक स्तर पर खनन के लिए तैयार है। यह लोगो प्रकृति और लोगों के साथ सद्भाव में खनन, खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने और खनिज जवाबदेही के निर्माण और हमारे क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में NMDC की जिम्मेदारियों का संचार करता है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए NMDC का लोगो है, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर यहाँ पे बात करें NMDC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपका हो जाएगा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इसके जो मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। तो दोस्तों कैसा रहा आज का वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी थोड़ा सा लिखने में हमको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो मेरा पेन टैब है वो अभी नया है, तो ज़्यादा अभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। बोर्ड पे लिखने की तो आदत है लेकिन पेन टैब पे लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए राइटिंग का इशू आ रहा है और थोड़ा सा सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर का भी इशू है। तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और आज का वीडियो हम टाइम से नहीं दे पाए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे रामायण पाठ का प्रोग्राम चल रहा है, तो जिसकी वजह से काफ़ी शोर शराबा हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये सब होता रहता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।